गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आज के वीडियो में यूनिट 7 कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन है साथियों, यूनिट 7 में उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं PYQ क्वेश्चन के साथ में। इजी टॉपिक है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि JPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस कर दिया है JPSC ने, तो उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। यूनिट है साथियों हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT। पहला टॉपिक कवर करेंगे रोल ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि जो सीखने सिखाने में ICT का भूमिका होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से हेल्पफुल होता है, इंटरेस्टिंग कैसे बनाता है, स्टूडेंट को अट्रैक्ट कैसे करता है, लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में कैसे चीज़ें याद रहती हैं, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में हेल्प करता है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं हम लोग इसका अर्थ का बात करें साथियों, तो इसका अर्थ है सूचना और संचार से जुड़ी तकनीकें जो जानकारी को एकत्रित करने, संग्रहित करने, प्रक्रिया करने और साझा करने में उपयोग होती हैं। ये होती हैं ICT। इसमें से हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ईमेल, मल्टीमीडिया, मोबाइल ऐप्स, ये सब आएंगे। और इनको ICT को भी हम TLM कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि सीखने सिखाने में मदद करता है स्टूडेंट्स को। तो आप लोग प्रोफेसर बनिएगा जेट क्वालिफाई करने के बाद में, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको बखूबी आना चाहिए। क्या भूमिका है रोल साथियों? सबसे पहला जो है हमारे शिक्षण को, टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, प्रभावशाली बनाता है जब हम ICT का यूज़ करते हैं पढ़ाने के दौरान, टीचिंग के दौरान। इसमें हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब जो पुराना मेथड है ब्लैक बोर्ड वाला मेथड, उससे कई गुना बेहतरीन है ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। ऑडियो विजुअल के माध्यम से, अगर हम एनिमेशन के माध्यम से अगर क्लास ले रहे हैं, PPT का बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन इससे भी मज़ेदार होगा अगर हम विजुअलाइज करते हुए ऑडियो के साथ में क्लास को दें, तो ये और बेहतर होता है, रोचक बनता है क्लास। तो इसका एक बेनिफिट है कि ये जो है क्लास को इफ़ेक्टिव बनाता है, टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। और यह जो है साथियों लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को ये बढ़ावा देता है। और आपको एज अ टीचर हमेशा कोशिश करना है कि आप लर्नर सेंटर्ड, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को हमेशा बढ़ावा दें। ICT से विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने और स्वयं खोज करने का अवसर मिलता है। ये एक्टिव होते हैं, चूँकि ऑडियो वीडियो चल रहा होता है तो इनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव होते हैं, ध्यान देते हैं। आगे देखिए यहाँ पर इसका और एक बेनिफिट है इंटरैक्टिव लर्निंग। इसमें जो है परस्पर क्रियात्मक अधिगम होता है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्विज, वर्चुअल लैब आदि से विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो है संवाद बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, जिससे इंटरैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। व्यक्तिगत अधिगम एक ये भी है यहाँ पर, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। ICT प्रत्येक विद्यार्थी की गति और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है। अब क्लास में 2-3 तरह के क्लास में अभ्यर्थी स्टूडेंट होते हैं, लर्नर होते हैं। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई मीडियम लर्नर होता है। स्लो लर्नर को अगर हम फास्ट लर्नर के साथ में पढ़ा रहे हैं और हमारा जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो थोड़ा सा फास्ट लर्नर जो हैं, जो जल्दी कैच कर पा रहे हैं, उनके अनुकूल है, ऐसे में जो स्लो लर्नर है वो पिछड़ करके रह जाएंगे। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में ICT जो है, ICT का जो गति रखेंगे, क्षमता जो रखेंगे, बिल्कुल मॉडरेट रखेंगे, ताकि दोनों आसानी से सीख सके। जो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, इनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और दोनों को बराबर का अवसर मिले। एक्सेस टू ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, विश्व स्तर पर जानकारी पहुंचती है और प्राप्त करते हैं हम लोग ICT के उपयोग से।
चूँकि इंटरनेट माध्यम है जिसमें विद्यार्थी विश्व भर के ज्ञान और संसाधनों तक ईजिली पहुंच सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम भी है ये, इसमें सहयोग मिलता है। गूगल क्लासरूम, डिस्कशन फोरम आदि समूह अधिगम को बढ़ावा देते हैं। कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होता है इसमें। ऑनलाइन टेस्ट क्विज माध्यम से छात्र जो हैं त्वरित मूल्यांकन संभव है। तुरंत टेस्ट दिए, तुरंत मूल्यांकन, क्या कमी रहा, क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को तुरंत पता कर सकते हैं और उनके अनुकूल फिर हम कार्य कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, क्या क्या एडवांटेज हैं ज़रा देख ले। लाभ की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा को अधिक इंटरैक्टिव और दिलचस्प बनाता है। विद्यार्थियों को स्व अधिगम या स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ लर्निंग के लिए ये मोटिवेट करता है। शिक्षण को समयबद्ध और कुशल बनाता है। जो डिस्टेंस लर्निंग है इसको बढ़ावा देता है और संभव बनाता है। कोविड के टाइम में आप देखें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हर जगह बंद था, तो उस समय जो है यहाँ पर यह जो है बहुत ही शानदार भूमिका निभाया था आईसीटी, ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से सामग्री को आसानी से अपडेट और शेयर किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में तकनीकी साधनों की उपलब्धता नहीं है। सही बात है, इसके लिए अधिक पैसे की ज़रूरत है, व्यय करना होगा सरकार को, तो तकनीकी साधनों की कमी है, ये बात है। इंटरनेट और बिजली पर निर्भरता अधिक होती है। आपको बिजली पर निर्भर रहना होगा, इंटरनेट पर निर्भर रहना होगा। अब गांव में, देहात एरिया में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। शिक्षकों में आईसीटी का प्रशिक्षण आवश्यक है। अब बहुत सारे पुराने जो शिक्षक हैं, पुराने शिक्षकों को आईसीटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो जो ओल्ड मेथड है उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए आईसीटी ऑपरेट करने के लिए। कभी कभी तकनीकी समस्याएं शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करती है। हाँ, टेक्निकल एरर तो आएंगे, तो ये लिमिटेशंस हैं, तो बहुत ज़्यादा इनसे दिक्कत नहीं होता है। फाइनली निष्कर्ष निकलता है आईसीटी शिक्षा अधिगम को प्रभावी, रोचक और वैश्विक बनाता है। यह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। कुछ क्वेश्चन देख लें। आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। निम्न में से कौन सा आईसीटी आधारित शिक्षण का उदाहरण है? ब्लैक बोर्ड, चार्ट, स्मार्ट बोर्ड, फ्लैश कार्ड। तो आईसीटी में तो स्मार्ट बोर्ड ही आएगा, बाकी ये ब्लैक बोर्ड, चार्ट, फ्लैश कार्ड ये सब जो हैं आईसीटी के उपकरण नहीं हैं। आईसीटी आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल जानकारी देना नहीं, मार्गदर्शक और सहयोगी दोनों आपको करना है, दोनों काम करना है। सिर्फ नियंत्रण करेंगे या मूल्यांकन करेंगे काम नहीं चलेगा। आगे देखेंगे, शिक्षा में आईसीटी का सबसे प्रभावी उपयोग किस क्षेत्र में होता है? रटने की प्रवृत्ति को कभी नहीं बढ़ावा देना है, इंटरैक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देना है, रचनात्मकता को सीमित नहीं करना है, रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, पाठ्यपुस्तक को हटाना नहीं है। यहाँ आसान सा आंसर है आपका ऑप्शन बी। बढ़े अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का लाभ नहीं है? प्रेरणा बिल्कुल देता है, ये लाभ है। सुधार करता है, ये भी ठीक है। ज्ञान तक पहुंच को बढ़ाता है। आगे विकल्प देखते हैं। शिक्षा को शिक्षक केंद्रित बनाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक केंद्रित पहले होता था, अभी नहीं, अभी आपको लर्नर सेंटर्ड ही होना होगा। स्मार्ट कक्षा का संबंध है आईसीटी उपकरणों के उपयोग से, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा आईसीटी की विशेषता नहीं है? सहयोगात्मक बढ़ावा देता है, रोचक बनाता है, जानकारी सीमित नहीं करता है, बढ़ावा देता है, शिक्षण में सहभागिता बढ़ाता है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीटी का उपयोग शिक्षा में मुख्यतः किस लिए किया जाता है साथियों? संग्रह करने के लिए नहीं, शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आईसीटी को शिक्षण विधि से जोड़ना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। शिक्षक आईसीटी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे सुधारता है? सहभागिता घटाकर, बढ़ाता है, घटाता नहीं है। दृश्यात्मक और इंटरैक्टिव अनुभव देता है, बिल्कुल सही बात है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता नहीं है।
जानकारी ये भी घटाता नहीं है। तो बी हो जाएगा विकल्प आपका। चलिए नेक्स्ट जो है आपका शिक्षा में कंप्यूटर, इंटरनेट और मल्टीमीडिया का उपयोग से संबंधित सवाल, ये भी टॉपिक है आपके। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि CAI का प्रमुख लाभ है? शिक्षक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अगर ICT है, कंप्यूटर हैं या फिर उपकरण हैं तो उनको ऑपरेट करने वाला, दिशा निर्देश देने वाला, गाइडेंस देने वाला का तो ज़रूरत है, तो उसका रोल प्ले करेगा शिक्षक ही। तो ये तो ज़रूरी है। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकता है, बिल्कुल ये सही बात है। विद्यार्थी की सोचने की क्षमता घटती नहीं है, एक तरफा कुछ नहीं होता। बी विकल्प होगा यहाँ पर। ई लर्निंग का ये अर्थ क्या है साथियों? ई लर्निंग जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन में इंटरनेट के उपयोग का लाभ नहीं है? तो इंटरनेट का लाभ नहीं है। वैश्विक जानकारी बिल्कुल बढ़ाता है, सहयोगात्मक अधिगम, व्यक्तिगत अधिगम, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता नहीं है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्यों किया जाता है साथियों? पुस्तक को हटाने के लिए? बिल्कुल नहीं। शिक्षण को ऑडियो विजुअल बनाने के लिए यह बेस्ट है। डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ होता है ऑनलाइन उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का संग्रह। ये सवाल पूछा जाता है, MOOCs का पूर्ण रूप क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। स्वयं प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य, ये लेटेस्ट है, ये पूछा जाता है भारत में पारंपरिक शिक्षा को समाप्त करना, सभी को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। वर्चुअल क्लासरूम का अर्थ क्या होता है साथियों? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित कक्षा। शिक्षा में मल्टीमीडिया अप्रोच का उद्देश्य क्या है? विभिन्न माध्यमों के संयोजन से अधिगम कराना। निम्न में से कौन सा ICT इनेबल्ड लर्निंग का सही उदाहरण है? चॉक एंड टॉक मेथड, ये तो पुरानी विधि है। पावर पॉइंट, ये हो सकता है। और भी देखिए, केवल मौखिक लेक्चर मेथड बिल्कुल गलत है। ब्लैक बोर्ड नोट्स, ये सब गलत है। तो यहाँ पर आपका PPT हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा टीचिंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है आपका पारंपरिक और डिजिटल शिक्षण का मिश्रण, दोनों को मिक्स करके टीचिंग कर रहे हैं। निम्न में से कौन ई कंटेंट का उदाहरण? ई कंटेंट में क्या होगा? ऑनलाइन ही PDF, वीडियो, इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स आपके आएंगे। ICT का उपयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन में कैसे किया जा सकता है? ऑनलाइन क्विज टेस्ट के माध्यम से, बिल्कुल। ICT आधारित शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ, सीमित, कुछ भी नहीं करता है, समय बर्बाद नहीं करता, जटिल बिल्कुल नहीं बनाता है, आसान बनाता है। यानी कि विश्व स्तर पर ज्ञान, जानकारी का पहुंच बढ़ाता है। मल्टीमीडिया शिक्षण में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका स्मेल। बाकी ध्वनि, पाठ, वीडियो, ये सब तो आएंगे। चलिए सारांश वगैरह है ये आपके लिए। अब ये इसका थियरी पार्ट है, शिक्षा में कंप्यूटर, इंटरनेट और मल्टीमीडिया का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। शिक्षण में सहायता करता है। शिक्षक कंप्यूटर की सहायता से प्रेजेंटेशन, ग्राफ, वीडियो आदि दिखाकर विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। अधिगम सामग्री जैसे ई-बुक, सिमुलेशन, क्विज, डिजिटल नोट्स तैयार किए जा सकते हैं कंप्यूटर से। परीक्षा व मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित CBT टेस्ट, OMR, ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट, ये सब संभव है। जो प्रशासनिक उपयोग है जिसमें विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड प्रबंधन, परिणाम आदि कार्य आसान हो जाता है। शोध, रिसर्च वर्क भी करेंगे, डेटा एनालिसिस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है। इंटरनेट का क्या भूमिका है? देखिए, जैसे इंटरनेट में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका स्वयं होगा, MPTEL है, कोर्सेरा, खान एकेडमी, ये सब हैं। ई लाइब्रेरी में देखिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च सामग्रीज मिलेंगे। ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, शिक्षक जो हैं छात्र संवाद, शिक्षक छात्र संवाद होगा ऑनलाइन मीटिंग के रूप में। सूचना का स्रोत,
जिसमें आपका गूगल, विकिपीडिया, रिसर्च गेट जैसे प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ई क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम में जैसे आपका गूगल क्लासरूम हो गया, जूम हो गया, MS टीम हो गया, जिसमें आप ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का उपयोग, मल्टीमीडिया का मतलब ही होता है कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन का कॉम्बिनेशन, ये सबको मिला करके मल्टीमीडिया बनता है। तो दृश्यात्मक अधिगम में जो विजुअल चीज़ें होंगी, जो दिखेंगी, सुनाई नहीं देंगी। कठिन विषयों को एनिमेशन, वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया जा सकता है। रुचिकर अधिगम, इंटरैक्टिव लर्निंग में छात्र की भागीदारी बढ़ती है, ध्यान भी ज़्यादा बढ़ता है। सिमुलेशन में प्रयोगशाला आधारित प्रयोगों को वर्चुअली दिखाया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में आपका पावर पॉइंट, प्रेजी आदि से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। लाभ है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, समय व लागत की बचत करता है। व्यक्तिगत अधिगम भी संभव है, शिक्षक को इंटरैक्टिव रोचक बनाता है। छात्र की प्रगति रिकॉर्ड आसानी से इसमें रखा जा सकता है। सीमाएं हैं, वही हो गया आपका, इसका उपलब्धता थोड़ा कम है, बिजली की कमी है। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। साइबर सुरक्षा व डेटा गोपनीयता की समस्या। तकनीकी उपकरणों की लागत। शिक्षा में ICT आधारित प्रमुख योजनाएं कुछ हैं, जैसे ये योजनाएं डायरेक्टली आपको पूछा जाता है। स्वयं जो है MOOCs के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कोर्स है। NFTL जो है इंजीनियरिंग व टेक्निकल शिक्षा हेतु E-लर्निंग, इसका उद्देश्य है। दीक्षा स्कूल स्तर के शिक्षकों व छात्रों हेतु प्लेटफॉर्म है। EPG पाठशाला में उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल सामग्री है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में देश भर की डिजिटल पुस्तकों का संग्रह है। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं। शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तकनीकी ज्ञान देना। सिर्फ तकनीकी ज्ञान देना नहीं, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना, ये ब्रॉड सेंस में यूज होता है। मल्टीमीडिया में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो मल्टीमीडिया में देखिए आपका ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो तो है, पेंटिंग नहीं होता है। आगे देखिए स्वयं प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है साथियों? मुफ्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करना। वर्चुअल क्लासरूम का अर्थ क्या होता है? केवल पुस्तक नहीं, ऑनलाइन संचालित, प्रयोगशाला आधारित, ऑडियो रहित। ऑडियो तो इसमें होता है, तो यहाँ पर ऑनलाइन संचालित कक्षा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, दीक्षा पोर्टल मुख्य रूप से किसके लिए है? विद्यालय शिक्षक और छात्र, निजी संस्थान, विदेशी विश्वविद्यालय। तो ये जो है साथियों विद्यालय शिक्षक और छात्रों के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। अब आगे आपका E-लर्निंग, ऑनलाइन संसाधन और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस। E-लर्निंग का मतलब क्या है साथियों? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना। यह पारंपरिक शिक्षा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें समय और स्थान की बाधा नहीं है। आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी समय शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। E-लर्निंग की विशेषताएं हैं, कहीं भी सीखा जा सकता है, समय का कोई बाधा नहीं है, अपना गति से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें आपको वीडियो, क्विज, टेस्ट, असाइनमेंट आदि सक्रिय भागीदारी मिलती है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पुस्तकें और यात्रा की आवश्यकता कम होती है। E-लर्निंग के प्रकार भी हैं। सिंक्रोनाइज E-लर्निंग, जिसमें शिक्षक और छात्र एक ही समय पर ऑनलाइन जुड़े होते हैं। लाइव क्लासरूम उदाहरण हो गया जूम के माध्यम से, गूगल मीट आदि के माध्यम से। दूसरा टाइप है असिंक्रोनाइज E-लर्निंग, जिसमें विद्यार्थी अपने समय पर जो रिकॉर्डेड सामग्री है उसको देख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर, यूट्यूब क्लास, ये सब। विद्यार्थी शिक्षा में ऑनलाइन संसाधन ये आपके E-बुक्स हैं। उदाहरण आपका NCERT, किंडल, ओपन लाइब्रेरी मिल जाएगा। E-जर्नल्स में आपका JSTOR, स्प्रिंगर, रिसर्च गेट। E-लाइब्रेरी के यहाँ पर उदाहरण नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। MOOC के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जैसे स्वयं, NPTEL, कोर्सेरा, EDX। ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म में जैसे आपका यूट्यूब, EDU, खान एकेडमी। डिजिटल रिपोजिटरी में आपका EPG पाठशाला, शोध गंगा। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस में आपका आएगा OER। वे शैक्षणिक संस्थान है जो मुफ्त और खुले लाइसेंस के तहत सभी के लिए उपलब्ध हैं।
इनका उपयोग पढ़ाने, सीखने और शोध करने और सामग्री पुनः उपयोग के लिए किया जाता है। OER के घटक हैं, देख लें आप, टीचिंग रिसोर्सेस, जिसमें आपको पाठ्यक्रम, स्लाइड नोट्स मिलेंगे। लर्निंग रिसोर्सेस में वीडियो, ई बुक्स, असाइनमेंट, रिसर्च रिसोर्सेस में डेटा सेट, जर्नल्स, असेसमेंट रिसोर्सेस में टेस्ट, क्विज, मूल्यांकन सामग्री। उसके बाद में यहाँ पर स्रोतों का विवरण है। ओपन लाइसेंसिंग, इसके भी यहाँ पर बहुत सारे प्रकार। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का उपयोग तभी स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है जब वह क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रकार हैं लाइसेंस और उनके अर्थ भी इधर मेंशन है, देखिए। CC बाई एट्रीब्यूशन, CCBY SA, इसका एट्रीब्यूशन प्लस शेयर अलाइक। CC BY NC नॉन कमर्शियल उपयोग के लिए। CC BY ND नो डेरिवेटिव वर्क्स, बिना बदलाव के। ई लर्निंग के यहाँ पर लाभ वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। समय स्थान का बाधा नहीं है, एजुकेशन मुफ्त मिलेगा, आत्म अध्ययन सेल्फ लर्निंग की सुविधा, समान अवसर सबको मिलेगा, शिक्षकों के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध मिलेंगे। चुनौतियां हैं, इंटरनेट तकनीकी सुविधा की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी, कंटेंट की गुणवत्ता में विविधता आएगा, कॉपीराइट और डेटा सुरक्षा की समस्या। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और ये पूछे हुए प्रश्न हैं, इनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, PDF के माध्यम से 1-2 बार देख लीजिएगा तो इजी टॉपिक है, आप लोग आसानी से कवर कर लीजिएगा। बाकी अगले अपडेट के लिए और अगले क्लास के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद, जोहार।